IMF का पाकिस्तान प्रोग्राम बहाल हो जाए यकीनन बड़ी तगदो है और इसके लिए अभी भी कई मराहिल हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने अभी पूरे करने हैं और इसमें भी अभी वक्त है। इसमें सबसे अहम बात अभी अगली मंजिल जो पाकिस्तान को तय करनी है वो है कि पाकिस्तान का इस हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए IMF के साथ, और इसके लिए आज से वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। MEFP यानी कि जो माहिदा हुआ है मईशत और मालियात के हवाले से वो मौसूल होने के बावजूद ख़बरों के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुताद्दिद मामलात पर अब भी इत्तफाक़ होना है जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में हायल होंगे और जिनकी मुकम्मल तौर पे कामयाबी से उसको पूरा करना ज़रूरी है। जिन उमूर पर फ़रीक़ैन को मुत्तफ़िक़ होना है उनमें बिजली और गैस के बुनियादी टैरिफ में इजाफ़ा, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत सरचार्जेस में इजाफ़ा और इसका एडजस्टमेंट, 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आमदन, नॉन फाइलर्स पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स और इसके अलावा फ्लड लेवी का नफाज, बैंकिंग सेक्टर के कसीर मुनाफे पर टैक्स, इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटीज़ में इजाफा करने के इक़दाम शामिल हैं। जबकि IMF को दोस्त ममालिक की जानिब से दो तरफ़ा बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी दरकार है। बहरहाल IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए शहबाज हुकूमत ने बादल नौखास्ता अपने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। जुमे से आज तक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं। हुकूमत ने टैक्स और नॉन टैक्स इक़दाम को 1 मार्च के बजाय 15 फरवरी से नाफिज करने का फैसला किया है। आज ECC ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। ECC के मुजव्वज़ा रेट्स के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 29% इजाफे से 1650 रुपये फी यूनिट होगी, सनतों के लिए गैस 14% इजाफे से 1200 रुपये यूनिट होगी, एक्सपोर्टर्स के लिए गैस 34% इजाफे से अब 1100 रुपये यूनिट होगी। सीमेंट सेक्टर के लिए गैस 15% बढ़ जाएगी और 1500 रुपये फी यूनिट होगी। CNG सेक्टर के लिए गैस 32% महंगी होने के साथ 1805 रुपये यूनिट होगी। यकीनन ये गैस का रिकॉर्ड इजाफा है गैस की कीमतों का जो कि हमने पाकिस्तान में हालिया तारीख में देखा है। इत्तलात के मुताबिक ये शायद रिकॉर्ड इजाफा होगा, जबकि परसों पहले मरहले में वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी ख़त्म करने के प्लान की मंजूरी दी थी। एक्सपोर्टर्स को एनर्जी रेट्स पर मराहत और किसान पैकेज की जो इस हवाले से शिक़ें हैं वो भी वापस ली जा रही हैं। यकीनन IMF की शाहराह पर चले बगैर पाकिस्तान की मईशत की बहाली का कोई रास्ता नहीं। जुमे को हमें इंटरव्यू में माहिरीन मईशत ने IMF की शराइत को दरहकीकत पाकिस्तान का माशी मफाद बताया था। इस वक्त हमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जैसे कमर्शियल लोन UAE का कोई $1 बिलियन के करीब हमने उसकी पेमेंट की थी, अब तकरीबन $1.5 बिलियन और भी उनके कमर्शियल लोन हैं। हमें बिल्कुल उनसे अब बात करनी है कि जी अब हम दे नहीं सकते, आप इसकी रीप्रोफाइलिंग कराएं। यही चीज चाइना के साथ करें। दूसरा ये है कि आप फिर डॉलर अर्न भी करें। डॉलर अर्न करने के लिए आप कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ तवज्जो दें, लेकिन IMF जो है ये मांगेगा आपसे, इसका प्लान मांगेगा, तो एक कंक्रीट प्लान हमें देना पड़ेगा। ये कमर्शियल फाइनेंसिंग जाती है। अगर आज हम 700 मिलियन हमने चाइना को दिया, हम अब उसको आज 3 महीने हो गए हैं। अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया होता तो अगले हफ्ते हम वापस ले लेते। 1.2 बिलियन का वापस गया UAE को। हम उनके रूलर्स से भी बात कर सकते हैं, पर हम कमर्शियली भी उनको वापस ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको प्राइवेटाइजेशन का काम है, आपके 2 RLNG प्लांट्स जो हैं वो तैयार हैं बिकने के लिए। 30 जून का टारगेट रखिए, $1.5-2 अरब वहां से उठाइए। PSDP में कुछ कट लगाइए। ये जो प्रोविंसेस की चीजें हैं, प्रोविंसेस को थमाइए। 5200 अरब रुपए की पेमेंट करेंगे हम लोकल डोमेस्टिक डेट पे। ये एक बहुत बड़ी रीप्रोफाइलिंग का एफर्ट है और इसको हमें केयरफुली करना है। इस पे पुट योर टीम टुगेदर। यही वजह है कि 4 महीने डार साहब के IMF के मुखालिफ तम तराक और जाहो जलाल के बाद बिल आखिर शहबाज हुकूमत नुक्तावार पेशगी इक़दाम पर अमल पैरा है ताकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी हो जाए और $1 अरब 20 करोड़ की किस्त की फराहमी की शुरू हो सके और ये प्रोग्राम बहाल हो जाए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मनाजिल इसमें हैं मगर हुकूमत इस रास्ते पे चल रही है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमारिश खान, तज्ज़ियाकार भी हैं, माशी उमूर के माहिर भी, कॉलमनिस्ट हैं माशी उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया अमारिश खान साहब। ये बताइएगा कि अब बज़ाहिर इसमें हुकूमत पाकिस्तान को ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जो इक़दाम उन्होंने करने हैं वो इक़दाम उन्होंने करने हैं। प्रोग्राम की बहाली उन्हें चाहिए तो वो एग्जैक्टली पता है कि किस रास्ते पे चलना है, उस दौरान क्या क्या जो रुकावटें हैं अबूर करनी है। वो सफ़र जो है ये पिछले हमने 48 घंटे वर्किंग डे के 48 घंटे देखे हैं, उस पर लग तो रहा है कि पाकिस्तान तेज़ी से उस सफ़र पे कारबंद है और अभी इसमें कोई हमने कोई रुकावट नहीं देखी है।
बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ये फाइनली जब हमने ये डिसाइड करा था कि जो करेंसी है वो फ्लोटिंग होनी चाहिए, जब 227-28 से एकदम से करेंसी 275 तक पहुंच गई थी, तो उस वक्त ही ये चीज़ जो है डिसीजन हमने ले लिया गया था कि जो भी IMF की शराइत हैं उनको मानना है। और सबसे पहले करेंसी को जो है फ्लोट करना शुरू करा था, उसकी जो है मार्केट प्राइस जो उसके ऊपर लेकर आए थे। फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, गैस की प्राइस इंक्रीज़ करना, सब्सिडी रिड्यूस करना, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान आना, ये सारे काम अब हो रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि प्रोग्राम जल्द से जल्द जो है हम ये क्लोज़ कर सकेंगे। तो इसमें जो बिजली की गैस कीमतें बढ़नी हैं, गैस की कीमतें बढ़नी हैं, वो उसको क्लियर कर दिया गया, उसकी मंजूरी हो गई है। क्या हमें पता है कि एक अगर हम आम सारिफ को बताएं, और जैसे हुकूमत ने पहले कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं होगा, इन 3 चीज़ों के बारे में बताइए अमार खान साहब कि इसमें कितना इजाफा होना है और कब कब होना है। देखें, इन तीनों की चीज़ों में इजाफा होना है, बिजली की कीमत में भी होना है। एग्जैक्ट नंबर मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आया, मगर 7 से 10 रुपए तक जो है हम ध्यान में अपने रख सकते हैं। इतना बिजली की कीमत में इजाफा होना है। गैस की कीमत में काफ़ी हद तक इजाफा होना है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंज्यूमर्स की मुख्तलिफ ब्रैकेट्स की जो है वो मुख्तलिफ प्राइस कीमतें होती हैं। तो तकरीबन उसमें भी देख रहे हैं कि 60 से 75% तक जो है गैस की कीमत में इजाफा होगा। और जहाँ तक पेट्रोल की बात है, पेट्रोल की जो हमने आखिरी कीमत लगाई थी वो तकरीबन 228 और 230 रुपये का जब रुपया था डॉलर के अगेंस्ट उतनी थी। अब जब 265 या 270 के ऊपर जब प्राइस होगी तो उस वक्त बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्राइस निकलेगी। तो कीमत तो पेट्रोल की बढ़नी ही है, चाहे हुकूमत बढ़ाना चाहे या ना बढ़ाना चाहे। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आगे जाके और इसमें मसाइल होंगे। तो तीनों चीज़ों की जो है वो कीमतें बढ़नी है। बिजली की अगर हम बात करते हैं तो उसमें IMF का कहना यह था कि जी बिल्कुल जो लाइफलाइन कस्टमर हैं 100 यूनिट वाले, 200 यूनिट वाले, उनके लिए सब्सिडी ख़त्म करते हैं। अगर ख़त्म नहीं करते तो बाकी जो दूसरे हैं उनके लिए कीमत बढ़ाएं। तो मोस्ट लाइकली यही हो रहा है कि जो दूसरे जो ब्रैकेट हैं उनके लिए कीमत बढ़ रही है, और जो है ताकि सब्सिडी का जो भी इफ़ेक्ट है वो उसको कम कर सकें। मगर इसमें एक और चीज़ ये है कि आपको भी अंदाज़े से जिसके पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं वो तकरीबन 18% हैं। यानी कि वो कंज्यूमर जो बिजली देते हैं वो ट्रांसमिशन इनएफिशिएंसी, यानी कि जो तारों की इनएफिशिएंसी होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की इनएफिशिएंसी होती है, उसकी भी कीमत भर रहे होते हैं। तो कंज्यूमर से बिजली की जो जनरेशन है उसके पैसे नहीं दे रहा, बल्कि जो इनएफिशिएंसी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ हुआ है, उसकी भी कीमत कंज्यूमर की जेब से ही ली जा रही है। और गैस की कीमतें जैसे आपने खुद कहा कि 60 से 75% बढ़ सकती हैं, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। ज़ाहिर है कि जो भी है कमोबेश ये तकरीबन 2 गुना भी हो सकता है, मगर ये बताएं कि ये अक्रॉस द बोर्ड बढ़ेगी, इसमें वो वाली बिजली की लाइफलाइन कंज्यूमर वाली जो है वो कैद नहीं है। ये हर गैस इस्तेमाल करने वाले को जो है वो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और फिर इसके साथ दूसरी जो LPG या दूसरी गैसेस है उसकी भी कीमतें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो हमारे और आपके घर में गैस आती है उसकी तकरीबन जो कॉस्ट है वो 1.5 से $2 पर MMBTU बनती है। वही चीज़ अगर हम आलमी मंडी में लेने जाएं तो उसकी कॉस्ट तकरीबन $25 से $30 बनती है। या इवन जो हम लोकल जो वेल से भी हम पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस करते हैं उसकी भी कोई $4.5 से $5 उसकी कीमत बनती है। तो बहुत ज़्यादा और बहुत काफ़ी तवील अरसे से जो है ये एक सस्ती गैस मिल रही है, जिसकी वजह से अब ये बहाल हो गया है कि गैस अवेलेबल ही नहीं है। तो हर लेवल पे जो है ये गैस की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ेगी तो आगे और जाके शॉर्टेज होगी और हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ आई है कि GST 18% बढ़ेगी, और यानी कि 17 से 18% हो जाएगी, ये भी तय हो गया है। इसके असरात एक आम आदमी पर कैसे पड़ेंगे? जी इसके जो है ये 17 से 18% होगी, तो इससे तकरीबन हुकूमत टैक्स जनरेट कर पाएगी। इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि सारी चीज़ों में जो है वो एक महंगाई होगी। जितनी भी हमारी ऑलरेडी महंगाई आप देख सकेंगे 30 से 32% इन्फ्लेशन चल रही है, ये और बढ़ेगी। जितनी भी आप चीज़ें लेते हैं, जो भी आप मार्केट में चीज़ लेने के लिए जाते हैं, उसकी कीमत में इजाफा होगा। अगर 40 रुपये की एक चीज़ थी, उस पर अगर कोई लेट्स से कि 4 रुपये या 2 रुपये उसके ऊपर 4 रुपये 40 रुपये की आप अगर कुछ चीज़ 100 रुपये की, सॉरी मैं बताता हूँ, 100 रुपये की चीज़ लेने जाए तो 17 रुपये अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो 18 रुपये लगेगा। इसी तरह हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ के एकदम से एक इन्फ्लेशन का बम्प भी आएगा। तो अगर 30 से 32% इन्फ्लेशन है तो इन सब चीज़ों को मिला के 35 से 38%। ये जो 170 अरब रुपए का मिनी बजट आ रहा है, जिसमें कि इजाफी टैक्सेस लगेंगे या कुछ नए टैक्सेस लगेंगे, उसके असरात होंगे क्या आम आदमी पर?
जी बिल्कुल उसके असरात होंगे, क्योंकि टैक्स जो है इवेंचुअली आम आदमी की जेब से ही जाता है, तो उस पर भी असरात होंगे, क्योंकि या तो वो पेट्रोल के मद में टैक्स बढ़ेंगे, या वो जीएसटी के मद में टैक्स बढ़ेंगे, या वो किसी और चीज़ पे इंपोर्टेड अगर कोई चीज़ होगी उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो उसका जो फाइनल इम्पैक्ट जो प्राइस का होगा वो आम आदमी के उस पर ही आएगा। तो ये सारे, क्योंकि हम लोग जो हैं हमारे जो टैक्स पॉलिसी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा फोकस करती है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कंज्यूमर की या आम आदमी की जेब से ही निकलते हैं, उनकी जेब से नहीं निकलते जिनकी इनकम ज़्यादा। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने IMF से वादा किया है, IMF ने पाकिस्तान से वादा किया है कि 30 जून तक आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर होने चाहिए, जो कि आज 2.5 अरब के करीब, पौने 3 अरब डॉलर के करीब हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? ये बार बार ये बात आ रही है कि दोस्त ममालिक जो हैं वो हमारे कुछ कर्ज़े रोल ओवर कर देंगे, कुछ हमें नए मिल जाएंगे, मगर एक हरक्यूलियन टास्क है अपेरेंटली इस वक्त लगता है कि 3 को 16 करना है। देखें 3 को 16 जो है वो तो उन्होंने एक बेस केस बनाया है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक अजम्पशन है कि जी यहाँ तक पहुँच जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। उसमें कुछ यही होगा कि कुछ जो लोन रीपे हुए हैं, कमर्शियल लोन्स हैं, वो रीफाइनेंस हो जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। कुछ जो फिर बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक हैं जो कि एक्सटेंशन करने से या रोल ओवर करने से घबरा रहे थे और ये कह रहे थे कि जी IMF की एक दफ़ा नॉड होगी, कंसेंट होगा तो हम देंगे, तो वो भी आ जाएंगे। तो बिल्कुल एक हरक्यूलियन टास्क ज़रूर है, और 16 अरब बहुत मुश्किल नंबर है, मगर हो सकता है कि 8 से 10 अरब तक पहुंच जाए और थोड़ी हमें एक स्टेबिलिटी मिल जाए, अनलेस एंड अनटिल के इलेक्शन की वजह से कोई ऐसा काम करना शुरू कर दे नहीं होगा। अगर हम 10 से आगे चले गए, 16 के फेरे में आ गए, तो ये जो मुसीबत हमारी एक्सचेंज रेट की आई पिछले 4 महीने के दौरान, ठीक है उसमें डार साहब की पॉलिसीज़ का अपना हाथ है, तमाम चीज़ें हमने उसको फिक्स किया, उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया परहैप्स हमारे एक्सचेंज रेट को। बिल्कुल ही जो हमने देखा कि इसमें 20-25% की तेज़ी से कमी आ गई। तो ये कुछ बहाली हो जाएगी आपके ख्याल में एक्सचेंज रेट की, अगर वहाँ पे रिज़र्व वगैरह की सिचुएशन बेहतर हो तो? जी बिल्कुल बहाली हो जाएगी। इवन कि अगर हम पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का रेमिटेंस का रिकॉर्ड भी देखें तो पिछले महीने के मुकाबले में हमारे रेमिटेंसेस ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट रेट पर आया तो रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है ज़्यादातर आना शुरू हो गई। आज जैसे ही IMF की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी और उससे जो है बेहतरी आएगी, दूसरे मल्टीलेटरल्स हैं उनके भी फंडिंग आना शुरू हो जाएगी, तो हम लोग 2.50-2.55 के आसपास इस फिगर को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मावरिज खान हमारे साथ मौजूद है। खबर ब्रेक, उसके बाद अभी हम संभले ही नहीं थे जनाब अमजद इस्लाम अमजद की रहलत से। आज खबर आई कि ज़िया मोहिउद्दीन चल बसे पाकिस्तान में सदाकारी, हिदायतकारी, अदाकारी और इन तमाम इसनाफ से मुंसलिक बेपनाह बाइज़्ज़त शख्सियत और बहुत ही ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी उनको फॉलो करते, बल्कि इंटरनेशनल भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। वो आज हमसे चल बसे, उनकी बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आलमी शोहरत याफ्ता सदाकार, अदाकार, हिदायतकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में आज दारिए फ़ानी से कूच कर गए। उर्दू अदब और फ़नून लतीफ़ा की इस मुनफरिद शख्सियत को आज डिफेंस कराची के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके इंतकाल को ज़बान और बयान की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। ज़िया मोहिउद्दीन वो अदबी शख्सियत थे जिनके पढ़ने और बोलने के ढंग को आलमी शोहरत नसीब हुई। आवाज़ की खनक, लहजे की लहक, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव, शेर पढ़ने के कदीम व जदीद अंदाज ने उन्हें बेमिसाल शोहरत बख्शी। ज़िया मोहिउद्दीन उन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर भी थिएटर और फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान टेलीविज़न से कई मारूफ प्रोग्राम किए और अपनी सदाकारी से कई महफिलों को रौनक बख्शी। उनकी ज़िंदगी और खिदमात पर नज़र डालते हैं। पंजाब असम्बली की तहलील को कल पूरा 1 महीना हो जाएगा। 90 दिन में इंतखाबात कराने की आईनी पाबंदी और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद शहबाज हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अब तक गुम-मगू की कैफियत में है। आज सारा दिन इलेक्शन कमीशन सर जोड़ कर सलाह मशवरा करता रहा। हालांकि जुमे को लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस जवाद हसन ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हुक्म दे दिया था कि वह गवर्नर से मुशावरत के फौरी बाद पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन के अरकान, सेक्रेटरी और DG लॉ ने
शिरकत की और लाहौर हाई कोर्ट के जुमे को जारी किए गए तहरीरी फैसले के आईनी और कानूनी नुकात पर गौर किया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से 90 दिन में इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए अब कल उन्होंने मुलाकात की दरख्वास्त की है। गोया कल इलेक्शन कमीशन एहलकार इंतखाबात के मुखालिफ गवर्नर पंजाब से मशवरा लेंगे। वैसे तो इलेक्शन कमीशन खुद इस इलेक्शन के मुखालफत में लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पोजीशन जमा करा चुका है। गोया के दोनों फरीक यानी गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन जिन पे जिम्मेदारी होती है, दोनों इन इलेक्शंस की यानी कि पंजाब असम्बली के इलेक्शंस की एलानिया मुखालफत कर चुके हैं। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों का कल इजलास तलब किया है। इस इजलास के बाद गवर्नर पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म और सरकारी इदारों की सिफारिशात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को पंजाब के असम्बली के इंतखाबात के हवाले से जवाब देंगे। पंजाब में इलेक्शन के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तामील लाजिम है। ताहम शहबाज हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन की आईनी पाबंदी के बाद बादी नज़र में अब अदालती अहकामात की भी सुनी अनसुनी कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लगता है कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शन तक पंजाब और KP में निगरां हुकूमत की तोसी का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत की पोजीशन वो बयान कर रहे हैं। आईनी कुछ बातों की जनाब राना सनाउल्लाह ने तो बात की, मगर जिस बात का जिक्र नहीं किया वो ये कि आइन साफ कहता है कि असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि लाजिम है। और यही बात दोहराई मुस्लिम लीग नून के साबिक सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। उन्होंने साफ साफ जो आइनी पोजीशन है सामने रखी। न जाने राना सनाउल्लाह ने सुनी कि ना सुनी। वाज़ेह रहे अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान न होने पर आज एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने निशानदेही की है कि असम्बली की तहलील के बाद 7 रोज़ में इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होना था, लेकिन 1 माह गुजर गया है, ये ऐलान नहीं हुआ। जबकि अब ये ऐलान ना हो तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। इससे कबल मीडिया से आज गुफ्तगू में PTI के सीनियर नायब सदर जनाब फवाद चौधरी का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद न होना आइन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इंतखाबी शेड्यूल के लिए दरकार वक्त की तफसील भी बताई। इलेक्शन कमीशन क्यों लेतोलाल से काम ले रहा है, क्यों गुमगू में मुब्तला है, क्यों लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर भी अमल नहीं किया, और इससे पहले जो है गवर्नर पंजाब ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 माह गुजर जाने के बावजूद पंजाब असम्बली के इलेक्शन का ऐलान नहीं किया। तहलील हुए हुए 1 माह का अरसा गुजर चुका है। इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में इस सिलसिले में हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ हम पूछेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है अदील वड़ाइच, जो ब्यूरो चीफ भी हैं दुनिया न्यूज़ के इस्लामाबाद में। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए अदील वड़ाइच साहब कि क्या हो रहा है। ये एक तो पहले इलेक्शन जो तारीख देनी थी ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन को, वो तो बहुत 1 हफ़्ते के अंदर देनी थी, अब से 1 माह पहले, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक आज के दिन तक जो है वो इस हुक्म को आए हुए 3 दिन गुजर गए। इलेक्शन कमीशन ने इसके बावजूद इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं किया। न जाने कल भी ऐलान करेंगे या नहीं ना करेंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है वो, मतलब एक बात तो वाज़ेह तौर पे सामने आई, क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पोजीशन में कहा कि वो मुख्तलिफ वजूहात बताई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकता पंजाब असम्बली का और इलेक्शन कमीशन इससे कासिर है। आज भी यही पोजीशन है इलेक्शन कमीशन की। कामरान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आला हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी जो उसका ऑपरेशनल पैराग्राफ है, जो कि पैराग्राफ नंबर 20 है, उसमें हमें एक मरतबा फिर डिपेंडेंट कर दिया गया है गवर्नर पंजाब के साथ मुशावरत की सूरत में। तो सूरत हाल अभी भी वही है जैसा कि इलेक्शन कमीशन पहले भी बाउंड था। आइन के आर्टिकल 105 के तहत ये गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो तारीख दें। तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अदालत ये वाज़ेह तौर पे कह देती, जिस तरह कि उन्होंने ये कहा भी कि आप इमीडिएटली शेड्यूल अनाउंस करें, लेकिन साथ ही पाबंद कर दिया गया कि आप गवर्नर से मुशावरत भी करें। ये गवर्नर से मुशावरत तो कही, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गवर्नर से मुशावरत तो कही कि ज़रूर मुशावरत करें, मगर शेड्यूल जारी करने का हुक्म इलेक्शन कमीशन को दिया। ये नहीं है कि मुशावरत के बाद वो कहें कि गवर्नर साहब कह रहे हैं हम 7 दिन सोचेंगे फिर बताएंगे। वो तो फिर अब उन्हें शेड्यूल तो देना है ना। कामरान साहब, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया है और पंजाब के लिए 9 अप्रैल की जो तारीख है उसको मद्देनजर रखते हुए शेड्यूल तैयार किया गया है।
लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार जराए हैं उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब भी हम गवर्नर की जानिब से तारीख दिए जाने के हवाले से डिपेंडेंट हैं, अभी भी हम खुद से ये फैसला नहीं कर सकते। यही वजह है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद करते हुए आज गवर्नर को दरख्वास्त की गई। कल 12 बजे मुलाकात तय पा गई है जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ जो हैं वो गवर्नर से मुशावरत करेंगे। लेकिन उससे कबल जो गवर्नर मुशावरत करने जा रहे हैं, इससे पहले जो ब्रीफिंग ले रहे हैं आईजी से और चीफ सेक्रेटरी से, और ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहिबान 8 तारीख को 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो ब्रीफिंग दे के गए हैं, अगर ये ब्रीफिंग वही रहती है गवर्नर साहब के सामने जो वो हालात रखने जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये सूरत हाल वाजे है कि गवर्नर की जानिब से क्या रिस्पांस हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि सूबे में दहशतगर्दी का खतरा है, लेकिन आपके इल्म में है, आपके इल्म में है अदिल के ये दोनों हजरात चीफ सेक्रेटरी और आईजी लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए और वहाँ उन्होंने दो टोक में कहा कि अगर इलेक्शन का हुक्म आता है, इलेक्शन कराना है तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। दोनों हजरात लाहौर हाई कोर्ट में भी एक ब्रीफिंग देकर आए हैं, अपना बयान देके आए हैं। बिल्कुल ऐसे कामरान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन इन दोनों हजरात ने जो इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी वहां अपने मसाइल सामने रखे और जब गवर्नर इनसे मुशावरत करने जा रहे हैं, हालांकि इसमें यह भी इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन हमें दी गई है, गवर्नर को तो डायरेक्शन भी नहीं दी गई, हमें कहा गया है कि मुशावरत करें। और इसमें जो कामरान साहब जो पैराग्राफ नंबर 20 है, हालांकि इसमें यह वाज़े तौर पे यह कहा गया है कि फौरी तौर पर पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और नोटिफिकेशन में वजूहात बयान करें, लेकिन उसमें चूंकि यह कहा गया है गवर्नर जो कि आईनी सरबराह हैं उनसे मुशावरत करें, तो गवर्नर के साथ मुशावरत के बाद ही, अगरचे हमने अपनी टेंटेटिव डेट जो है उसके मुताबिक शेड्यूल तैयार कर लिया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है, अब गेंद गवर्नर की कोर्ट में ऐलान करना है ना, ऐलान करना, तो उसके बाद ये मामला ऐलान करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ऐलान करें, खाली अंदरूनी फैसला ना करें, ऐलान करें। तो कल तो उन्हें इसका ऐलान करना है ना। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर ऐलान करता दिखाई इसमें नहीं दे रहा, अगरचे इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली ये अनाउंस करने की हिदायत है। इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले गवर्नर इसमें तारीख देंगे तो हम शेड्यूल अनाउंस करेंगे, उस वक्त तक हम शेड्यूल अनाउंस नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में ज़राए ये भी बता रहे हैं कि ये मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें अपील दायर नहीं करेगा। ऐसी सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील गवर्नर की जानिब से भी दायर की जा सकती है, क्योंकि उसमें जो अगरचे उनके लिए कोई डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं है, लेकिन उनके साथ मुशावरत का जिक्र है और उनका आईनी किरदार भी है। लेकिन गवर्नर जो है वो इससे पहले ये कह चुके कि वो तारीख कैसे दे सकते हैं जब उन्होंने असम्बलियां तहलील नहीं की, और आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को पहले बुलाने का मतलब नजर आता है कि वो ब्रीफिंग जो इलेक्शन कमीशन को दी गई, अगर वहां भी वही ब्रीफिंग दी जाती है, वही वजूहात सामने रखी जाती हैं, तो गवर्नर की जानिब से अगर इनकार किया जाता है तो यह बताया जा रहा है कि चूंकि गवर्नर को ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है जिसके लिए गवर्नर बाउंड नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बाउंड कर दिया गया है कि वो गवर्नर से मुशावरत करे, जो कि सरबराह हैं आईनी तौर पर सूबे के। तो ऐसी सूरत में अभी तक बड़ी पेचीदगी है सारी सूरत हाल में, और अभी तक ये शेड्यूल और जो डेट है इसकी अनाउंसमेंट होती फौरी तौर पर नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया दिल बड़ाइच कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी मूड में नहीं है कि वो तारीख का ऐलान कर दे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है तो है, आइन की जो इस सिलसिले में उस पर जिम्मेदारी है आइन के हवाले से, वो हो सो हो। और ये वो मामला है जिसमें पंजाब असम्बली को तहलील हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, तकरीबन लगभग यही मामला केपी असम्बली के साथ भी है। इस मौजू पर बात करते हैं, आइन और कानून की राय लेते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, बहुत उम्दा कॉलमनिस्ट भी हैं आइनी और कानूनी उमूर के, जनाब फैसल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब
एक जानिब लाहौर असम्बली को तहलील हुए, पाफ की जगह पंजाब असम्बली को तहलील हुए पूरा महीना हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट का फिर इस सिलसिले में हुक्म आया, इलेक्शन कमीशन को याद दिलाया गया कि आपने अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है, उसको 3 दिन गुजर गए हैं। और आज भी ये सूरत हाल अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि कोई मूड नज़र नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन में कि वो शेड्यूल अनाउंस कर दे। गवर्नर साहब पहले ही कह चुके हैं कि मेरा वास्ता ही नहीं इस चीज़ से, क्योंकि मैंने असम्बली तहलील नहीं की है। और ये एक ऐसी सूरत हाल, पहली बार पाकिस्तान में असम्बली मुकम्मल तहलील हो चुकी है, उसका इलेक्शन शेड्यूल नहीं आ रहा है। 1 महीने से ज़्यादा अरसा कल हो जाएगा और अदालती हुक्म भी जो है उसकी भी कोई जो है एक तरह से दुर्गति बनती नज़र आ रही है। क्या आप समझते हैं कि अब क्या होगा इस सूरत हाल में? शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, पहले समझना ज़रूरी है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास क्या बुनियादी तौर पे 2 सवाल थे जिसका उन्होंने जवाब दिया है। पहला सवाल ये था कि इलेक्शन की डेट कौन देगा, गवर्नर देगा या ईसीपी देगा। दूसरा सवाल ये था कि क्या ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं या नहीं होने। जो लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। पहली बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि डेट देना गवर्नर नहीं देगा, डेट इलेक्शन कमीशन देगा, पहली बात। दूसरी बात, वो इमीडिएटली अनाउंस करेगा। सिर्फ गवर्नर के साथ कंसल्टेशन होनी है, यानी गवर्नर से कंसल्ट किया जाएगा। गवर्नर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ये कहे कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए, या वो ये कहे कि मैं कंसल्ट, आप मुझसे पूछे बगैर डेट अनाउंस नहीं कर सकते। उनसे पूछना ज़रूरी है, लेकिन उनकी राय इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग नहीं है इस फैसले के मुताबिक। और जो आखिरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन 90 दिन से बियॉन्ड डिले नहीं कर सकता। ये फैसला क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। और जब तक ये फैसला इंट्रा कोर्ट अपील या सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड नहीं हो सकता, अगर इलेक्शन कमीशन इसकी कोई वायलेशन करेगा तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट and he can be sent to jail, and that can be a ground for his disqualification as the chief election commissioner. So he should think very hard before violating this order. तो फैसल सिद्दीकी साहब, आपने फरमाया कि क्रिस्टल क्लियर है, 2 या 3 बार आपने अर्ज किया कि क्रिस्टल क्लियर है, ज़रा इसको डिफाइन कीजिएगा। सर देखिए, जो ये गवर्नर साहब ने किया है, मुझे तो याद दिलाई है जो इमरान खान साहब ने पिछले साल किया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उन्होंने कैंसिल कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन उस पर भी क्रिस्टल क्लियर था, और जो इमरान खान साहब ने स्पीकर के थ्रू किया था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था। और ये जो गवर्नर साहब ने किया है कि उन्होंने तारीख नहीं दी विद इन ए डेट विच इज़ विद इन 90 डेज़, मेरी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था। अब ये एक और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हाई कोर्ट ने क्लियर कट एक फ़ैसला कर दिया है तो ये उसको डिफाई कर रहे हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि ये 50वां साल है आइन को आए हुए 1973 से। ये हमारी इन अ सेंस एक सेलिब्रेशन का साल है, और उसमें भी हम ये तमाशे कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, बच्चों की तरह के तारीख नहीं दे रहे। एक मैंडेटरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की कि इलेक्शन हो और इलेक्शन टाइम पे हो। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इलेक्शन टाइम पे नहीं करवा सकते तो इस पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये बेस्ड है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। फैज़ल साहब, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसका एक बिल्कुल स्टेटेड पोजीशन ले लिया कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। और इसका इजहार आज वज़ीर दाखिला ने बाकायदा एक बयान की सूरत में जारी किया है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ वज़ीर दाखिला का बयान, ताकि आप उस पर अपना तबसरा कर सकें प्लीज़। फैसल सिद्दीकी साहब। देखिए, मैं इस पे 3 बातें कहूँगा।
पहली बात, बड़ी दुख से मैं कहता हूँ कि ये बातें तो डिक्टेटर्स करते थे, ये ज़ियाउल हक करते थे, मुशर्रफ करते थे, ये अयूब खान करते थे कि जी इलेक्शंस हम होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि रियासत को बचाना है, और इलेक्शन रियासत को बचाने का हल नहीं है। तो ये उनकी याद ताज़ा कर दी है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने। दूसरी जो बात है कि ये कहना कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसलिए इलेक्शंस नहीं होने चाहिए वक्त पे, मैं इनको याद दिलाऊंगा कि जब इलेक्शंस हुए थे तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैंपेन नहीं करने दिया था, PPP, ANP एंड MQM, और उस वक्त वी वर गोइंग थ्रू द वर्स्ट पीरियड ऑफ टेररिज्म बट इलेक्शंस वर हेल्ड। क्या हमारा इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि TTP अब डिटर्मिन करेगा कि इस मुल्क में कब इलेक्शंस होंगे? आखिरी बात कि जी इनका ये कहना है कि केयर टेकर्स जो है वो पंजाब में नहीं होंगे और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट में होंगे जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, इसलिए अभी पंजाब असेंबली और KP के असेंबली के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। देखिए ये तो पूरी स्कीम को डिफीट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दिया गया है टू प्रीमेच्योर डिसॉल्व द असेंबली बाय द चीफ मिनिस्टर, या अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है प्रोविंशियल असेंबली में, वो कभी इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब भी इस्तेमाल होगा तो ऐसी सिचुएशन होगी कि जब बाद में नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे तो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हो चुके होंगे। अच्छा, गवर्नर साहब बड़े उन्होंने कमाल की इंटरप्रिटेशन की है कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि केयर टेकर वो अपॉइंट कर दें, वो तो उन्होंने फ़ौरन अपॉइंट कर दिया बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लेकिन जहाँ पे बात आई कि डेट देनी है वहाँ पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बिग्विटी नज़र आ रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब लेम एक्सक्यूजेज है, ये इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल केओस पैदा कर रहे हैं। जिस मुल्क में टाइमली इलेक्शंस नहीं हो सकते उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस नहीं हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के नामवर माहिर आईन कानून फैसल सिद्दीकी साहब की आपने बात सुन ली। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि उसे इलेक्शन कराना है। पंजाब असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर उस पर आईनी जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी है, अगर उसकी हुक्म अदूली होती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस हुक्म अदूली के मुलजिम होंगे, उन पर कार्रवाई हो सकती है, वो गिरफ्तार हो सकते हैं इस पूरे मामले में। बहुत ही दो टोक राय थी जनाब फैसल सिद्दीकी की। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। बड़ा छूता दिलचस्प इंटरव्यू है जो दिया है कैप्टन सफदर ने, मरियम नवाज साहिबा के खाविद ने। अंदरून मुस्लिम लीग जो कैफियत है इस वक्त, जो हालात है, उस पर नज़र भी पड़ती है इससे, और वैसे भी एक बड़ी दिलचस्प बातचीत है, उनकी अपनी एक पोजीशन है। वैसे खबरें ये हैं कि अंदरून मुस्लिम लीग नून हालात अच्छे नहीं है। इन सब मौज़ूआत पर बात होगी छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। घर का भेदी लंका ढाए वाली मिसाल है, आपने सुनी तो होगी ये मिसाल, और कुछ यही सूरत हाल का सामना है नून लीग को, जहां पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के खाविद कैप्टन रिटायर्ड सफदर, जो कि अब से कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के सरबराह भी थे, बड़े मुतहर्रिक लीडर हैं, अपनी पार्टी पर उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में मगर खुलकर तनकीद की है। बेतकल्लुफ़ अंदाज में लाहौर में दाता दरबार में दिए गए एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हक़ में वोट देने को नवाज शरीफ की बड़ी गलती कहा है। उनका कहना था कि ऐसा करने से नून लीग ने अपने वोट को इज्जत दो के बयाने को बेइज्जत कर दिया, उसे खुद ही दफन कर दिया। नवाज शरीफ को बताना चाहिए कि किसने उनसे वो गलत फैसला कराया था। हैरान कुन तौर पर इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक भी कैप्टन सफदर ने अपने बयान पर शर्मिंदगी का इजहार किया। कैप्टन सफदर का कहना था कि सियासी मुकाबला सियासत से होना चाहिए, यहाँ तो हर तरफ गंद है। उन्होंने पार्टी वफादारियाँ तब्दील करने वालों को भी आड़े हाथ लिया। कैप्टन सफदर बहुत खुल के बात कर रहे थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा छूता, बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया, और ये दिया भी उन्होंने दाता दरबार में बैठ के। कैप्टन सफदर ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की, उसका ताल्लुक उनकी अहलिया और पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के हवाले से थी, और उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से उनका कहना यह था कि वो उन्हें मुस्तकबिल करीब में कम अज़ कम वज़ीर आज़म बनता नहीं देख रहे। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने अपने शौहर कैप्टन सफदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया
उनका कहना था कि कैप्टन सफदर ने जो बयान दिया वो उनकी ज़ाती राय है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बयान पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ को पार्टी का नायब सदर बनाए जाने के बाद से पार्टी की सीनियर लीडरशिप पे मायूसी की खबरें आम है। 2 रोज़ कबल पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उनके लीडर नवाज शरीफ और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं। अगर मरियम नवाज़ पार्टी की सदारत संभालती हैं तो फिर वह फैसला करेंगे कि पार्टी में रहना है या नहीं। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की अंदरूनी सूरत हाल, जिसमें घर के जो भेदी हैं वो लंका धाते नज़र आ रहे हैं, इस पर सूरत हाल पर बात करते हैं। इसके लिए मैंने दावत दी है पाकिस्तान के मुमताज़ बाखबर सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। ये बताइएगा कि चाहे ये कैप्टन सफदर का बयान हो, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी की पोजीशन हो, ताज़ा तरीन मरियम नवाज़ साहिबा का सीनियर नायब सदर बना देना, ऑर्गेनाइजेशन उनके हवाले कर देना हो, हमजा शहबाज का मंजर से बिल्कुल गायब हो जाना हो, 6-7 महीने गुजर गए इस पूरी सूरत हाल में, ऑल इज़ नॉट वेल मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये तासुर सही है क्या? कामरान साहब, इस बात पे कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात तो उसी दिन साबित हो गई थी जिस दिन मरीम नवाज़ साहिबा, उससे पहले भी हुई है लेकिन विजिबल मैं बात कर रहा हूँ कि जब मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान में आई हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे मौजूद नहीं थे। और इससे पहले भी ये बात तवातर से कही जाती रही, बहुत सारी ख़बरें आती रहीं कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो तो जिसे कहते हैं ना कि इकट्ठे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ को बाज़ चीज़ों पर शहबाज शरीफ साहब की पर इख्तलाफ है, लेकिन शहबाज शरीफ अपने भाई को खुश रखते हैं, उनकी बाज़ बातों को नज़रअंदाज भी करते हैं लेकिन उनको मजमूई तौर पर खुश रखते हैं। लेकिन जो शरीफ हाउस ऑफ शरीफ है, हाउस ऑफ शरीफ के जो बच्चे हैं उनमें इख्तलाफात हैं। शुरू में मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के इख्तलाफात की खबरें थी और ये उन दिनों की बातें हैं जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी, मरकज़ में इक़्तिदार में थी, तो तब भी ये खबरें आया करती थी। और बाद में जब मरीम नवाज़ गिरफ़्तार हुई तो ये बातें भी आने लग पड़ी कि ये गिरफ़्तारियाँ और सऊबतें सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके बच्चों के नाम पर ही क्यों हैं, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी गिरफ़्तार हो गई, उनके बच्चे जिला वतन हुए। तो बाद में हमने देखा कि शहबाज शरीफ भी गिरफ़्तार हुए, उनके जो बच्चे हैं वो भी गिरफ़्तार हुए, लेकिन एक जो इख्तलाफ है वो मौजूद रहा। लेकिन ज़्यादा इख्तलाफ इसलिए बड़ा कि मरीम नवाज़ जो है उनको ग्रूम किया जाने लग पड़ा और ये भी नज़र आ रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ग्रूम की जा रही हैं और पार्टी हेड के तौर पे भी ग्रूम की जा रही है। ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि लेगेसी उनकी बेटी लेके जाए। तो ये बात जो है शहबाज शरीफ साहब खुद, उनको भी कई जगहों पे विजिबली उन्होंने दिखाया कि उनको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने तो अपने एक्शन से दिखाया कि वो मरीम बीबी को शायद दिलो जमा है ना साहब कि ये शाहिद खाकान अब्बासी की एक बड़ी पोजीशन है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और वो डाइल्यूट हुए हैं और मरीम नवाज़ उनकी जगह आई हैं। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल के साथ जो हुआ वो जिस तरह से वो फारिग किए गए और यकीनी तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी के हम ख्याल और लोग भी मुस्लिम लीग नून के अंदर है, वो जिस तरह से साइड लाइन हो रहे हैं या जो इनकी पोजीशन है, ये उससे कहीं ज़्यादा और डिफरेंट एलिमेंट है विद इन मुस्लिम लीग नून इश्यूज़ जो है, जो फैमिली वाले मामला थे। फैमिली वाले मामला एक जानिब हो गए, हाउस ऑफ नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शहबाज शरीफ, लेकिन ये तो पार्टी लीडरशिप की बात है। कामरान साहब, असल में हाउस ऑफ शरीफ ऑर्डर में होता ना तो पार्टी लीडरशिप भी ऑर्डर में होती। हाउस ऑफ शरीफ खुद कन्फ्यूजन का शिकार है कि नवाज़ शरीफ साहब शायद कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे। पहली बात यह कि उन्होंने जो अपने भाई और भतीजे का फ़ैसला किया था वो बड़ा क्रिटिसिज्म में आया कि क्यों उन्हें पार्टी के अंदर नज़र नहीं आया, कि सिर्फ उनको अपने भाई नज़र आए वज़ीर आज़म बनाने के लिए, जिनके ऊपर FIA का केस था, जिनके ऊपर नैब के केसेस थे। फिर उनको अपने भाई का बेटा ही नज़र आया सूबे में, पंजाब में। तो जो पार्टी के अंदर है वो रिजेंटमेंट हुई और पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट आपको याद हो कि ये अभी की नहीं है, पहले भी माजी में भी कुछ सीनियर लीडर्स ने इस पर एतराज़ किया था। शुरू में जब नवाज शरीफ साहब पावर में थे और उनके खिलाफ JIT कार्रवाई कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, तो उस वक्त चौधरी निसार अली खान ने एतराज़ात किए थे, बल्कि उन्होंने मरीम बीबी का नाम लेके कहा था कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। उन्होंने मरीम बीबी को भी तनकीद का निशाना बनाया था, शायद वो वक्त दुरुस्त नहीं था।
अभी पार्टी के अंदर आपने शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया, उनका बहुत कट काट है, उनकी रिस्पेक्ट भी है पार्टी के अंदर, लेकिन शायद खाकान अब्बासी अकेले नहीं है। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में चले जाइए तो सरदार महताब वो भी खुल के सामने आए हैं, उन्होंने भी शायद खाकान अब्बासी के बाद तनकीद की है पार्टी के ऊपर, बल्कि इस्तीफ़ा भी दे दिया है। पंजाब में अगर आप चले जाइए तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने दबे लफ्ज़ों में यही बातें की हैं। तो पार्टी के अंदर जो हाउस ऑफ शरीफ है कि सारी जो जिसे कहते हैं ना रेवड़ियाँ अपने घर में बांटने के ऊपर बिल्कुल इख्तलाफ है, ओहदे अपने घर के बांटने के ऊपर बिल्कुल इख्तलाफ है। और अगर ये पार्टी ज़्यादा अनपॉपुलर हुई तो किसी मौके के ऊपर ये लावा फट भी सकता है। उस लावे की अहमियत क्या होगी, क्या वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकेगा या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन रिजेंटमेंट पार्टी के अंदर बिल्कुल मौजूद है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कौमी असम्बली की तकरीबन 64 नशिस्तों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है और भरपूर मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यकीनन मैदान में उतरी है, इमरान खान इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दूसरी जानिब से हुकूमती जमात, उसने कहा कि वो हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेंगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि नून लीग मुख्तलिफ वजूहात पर कन्फ्यूजन का शिकार है, वो चाहती है कि इलेक्शन में हिस्सा ना लिया जाए। पीपल्स पार्टी को वो इस सिलसिले में कायल करने से कासिर रही है और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, हुकूमत के अंदर तकसीम की सूरत हाल। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। 64 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। बहुत बड़ा इंतखाबी मार्का है, मगर दिलचस्प बात यह है कि हुक्मरां PDM और उसकी हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इस मामले पर इख्तलाफात हैं जो कि सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को कौमी असम्बली की 33 और 19 मार्च को 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा है। 64 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में पंजाब की 27, KP की 24, सिंध की 9, बलूचिस्तान की 1 और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें शामिल हैं। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी चाहती है कि भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाए और वो इसके लिए तैयारी भी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने PDM के ज़िमनी इंतखाबात में बाइकआउट करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो PTI के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी ने लाहौर में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ा है कि वो इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने और इंतखाबात वक्त पे कराने की हामी है और हामी रहेगी। इसके अलावा KP में ANP ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, लेकिन नीम रजामंद नून लीग अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है। PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के पेश नज़र इंतखाबात को बेकार सरगर्मी करार देते हुए नून लीग ने इन इंतखाबात में हिस्सा लेने को फ़ंड्स, तवानाई और वक्त का ज़िया करार दिया है। लेकिन नून लीग की क़यादत इस हवाले से एक सफ़े पर नहीं लगती। मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवारों ने इस उम्मीद पर कई हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं कि पार्टी बिलाखिर उन्हें इंतखाबात लड़ने के लिए टिकट देगी। नून लीग में ये राय भी पाई जाती है कि ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करके PTI को तमाम नशिस्तें जीतने की खुली आज़ादी देना माकूल फ़ैसला नहीं है। और अगर पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी हुकूमत का हिस्सा लेने की बुनियाद पर नून लीग से अपने उम्मीदवारों की हिमायत का मुतालबा कर दिया तो नून लीग कैसे अपने कारकुनों को इस पर राज़ी करेगी। बज़ाहिर लगता है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में नून लीग अवाम के अताब से खौफज़दा चारों सूबे में होने वाले इन ज़िमनी इंतखाबात से कतरा रही है। साथ ही अपने सियासी मुखालफीन को सूरत हाल से फ़ायदा पहुँचता भी नहीं देख सकती और इसी बुनियाद पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरून खाना इस सिलसिले में क्या सूरत हाल है, ये हम पूछेंगे। लाहौर में हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, बताइएगा क्या खबरें हैं। पीपल्स पार्टी ने साफ कह दिया है कि वो इलेक्शन लड़ेगी, हर सीट पे इलेक्शन लड़ेगी, ना इन इलेक्शंस को वो इल्तवा चाहती है और ना ही वो कौमी असम्बली का इल्तवा चाहती है। PTI का वो मुकाबला करेगी, लेकिन नून लीग की हुकूमत जो है वफाक में वो इन इलेक्शंस का इल्तवा चाहती है, इलेक्शन नहीं चाहती पंजाब असम्बली में। और जाहिर है कि पंजाब इलेक्शन का जब इल्तवा चाहती है, इलेक्शन नहीं चाहती, तो हिस्सा भी नहीं लेना चाहती। क्या मुस्लिम लीग नून में इस सिलसिले में खिचड़ी पक रही है? कामरान साहब, गुज़श्ता 4 रोज़ में 2 इजलास हुए हैं मुस्लिम लीग नून के। एक की क़यादत जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है और एक इजलास की क़यादत जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने की है। बुनियादी तौर पर ये अवाम को ये बताना चाहते हैं, जो अभी तक की जो मेरे मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत से जो राब्ते हुए, उनका ये कहना है कि अभी तक हम अवाम के सामने तो ये रखना चाहते हैं कि इमरान खान साहब खुद ही खेल खेलेंगे और ख़ुद ही दोबारा इलेक्शन लड़ते जाएँ और हम उनके साथ सामने नहीं आएंगे।
दूसरी तरफ पीडीएम के जो लीडर हैं जैसे मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कह दिया कि पीडीएम जो है वो इनका बाइकाट करती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि हम हर सूरत मैदान नहीं छोड़ेंगे, मैदान में होंगे, क्योंकि उनको यकीन है कि जब एक दफ़ा गैर जमाती इंतखाबात हुए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर भी जो है वो शिरकत नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। वो समझती है कि हमें हर सूरत मैदान में होना चाहिए, और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तहरीक जोर पकड़ रही है जो चाहती है कि हमें हर सूरत जो है वो इंतखाबात का जो है वो हिस्सा लेना चाहिए, हमें उम्मीदवारों को टिकट देनी चाहिए। लेकिन दो मसले हैं जो मुस्लिम लीग नून के अंदर सामने आए हैं इजलासों में भी, और वो खुद भी समझते हैं, जिसकी वजह से वो कतरा रहे हैं कि हमें इंतखाबात के मैदान में नहीं आना चाहिए। नंबर 1, उनको ये समझते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ वो नहीं है जो इस टाइम हमारे मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों का होगा या इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है। वो ये समझते हैं कि मुआशी हालात इस हद तक बेहतर नहीं है, हमने आवाम को वो जो है वो रोजगार नहीं दे सके, 8-9 महीनों में हमारी वो परफॉर्मेंस नहीं रही, तो हमने भट्टे बंद कर दिए, हमारी कई समझ में आ रही है, मगर ये कैसे इससे कैसे वो एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो मुकाबले में है। अगर खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो पीपल्स पार्टी कहेगी कि हमारी हिमायत करें आप, हमारे इत्तेहादी हैं, और अगर हिस्सा लेते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी मुकाबला होगा आपस में, तो बड़ी एक मुसीबत की सी कैफियत है। बैकडोर राब्ते पे खान साहब 3 मीटिंग हो चुकी हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को मना सके, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी एक इजलास हुआ था जिसमें इस मामला पर ज़ेर गौर लाया गया, तो उसमें भी उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि हम हर सूरत जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये मौक़िफ़ अख्तियार करना चाह रही है, आइंदा चंद आने वाले दिनों में ये बात भी सामने लाएंगे कि किसी ना किसी तरीके से हम आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करें, ताकि वो जो है वो हम ये कहा जा सके कि हमारे उम्मीदवार की निस्बत आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। अगर हम अपना उम्मीदवार खड़ा करते तो हमारी ये सिचुएशन होती। अलबत्ता मुज़ाकरात चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो पीडीएम की जमातें हैं उनसे राब्ते करके वो एक प्लेटफॉर्म पर आया जा सके। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हमें हर सूरत जो है वो मैदान में अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहिए और भरपूर तरीके से इंतखाबात का तो ये कन्फ्यूजन चल रहा है। तो इलेक्शन कैंपेन और फिर टिकट किसने मिलना है, किसने लड़ना है, फिर जाहिर है कि इतनी शदीद महंगाई, उनकी मुसीबत, पीटीआई की तैयारी पूरी चल रही है आपके ख्याल में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रोज़ाना जो उनके चेयरमैन है इमरान खान, वो मुसलसल जो है वो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, रोज़ाना एक इजलास भी करते हैं 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और देखा जाता है कि कहाँ कहाँ हमारी पोजीशन कैसे लेकर चल रहे हैं, इसकी कैंपेन क्या है, खुद उस हवाले को मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, उनमें बाकायदा एक तहरीक जोर पकड़ रही है। वो ये चाहते हैं हम किसी एक जमात के कहने पर हम किस तरह बाइकाट कर सकते हैं, हमें बेशक हमारे मुआशी हालात बेहतर नहीं, हम कुछ काम नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी हमें भरपूर तरीके से मुकाबला करना चाहिए, मुकाबला करेंगे, उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, और हमें वो उम्मीदवार खड़े करने चाहिए जो आइंदा इंतखाबात में भी वही उम्मीदवार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।